हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजय प्लस सीरीज़ का ये जो क्लास है हम लोग ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ किए, आज भी कर रहे हैं। और मैं जो लोग आज पहली बार क्लास में आए हों उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने हिस्ट्री कवर करी है, साइंस कवर करी है एंड पॉलिटी कवर कर ली है। हिस्ट्री में जो भी पीवाईक्यूज़ हम लोगों ने ऑर्डर में किए थे, जितने हो पाए थे हम लोगों ने किए हैं। आपको पीडीएफ दे दी गई है, आप वहाँ से सॉल्व करो। मैंने आपको टास्क के फॉर्म में चीज़ें बताई हैं कैसे करनी है। एक चीज़ जो बच्चे नए हैं उन्हें बस इतना कहना चाहेंगे कि यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डेली टास्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? डेली टास्क। हर सब्जेक्ट का मैं आपको डेली टास्क दे रहा हूँ। जिसने भी वो टास्क कंप्लीट कर लिए, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली, ये पीवाईक्यू कर लिए, प्रीलिम्स का एग्जाम उसका नहीं रुकने वाला है, लेकिन एक जगह भरोसा करके टिकना होगा। क्लियर है? और आज क्लास की शुरुआत में मुझे एक लाइन याद आ रही है, मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद हम सब एक ऐसी राह में हैं कि दौड़ में शामिल हो गए कि लेकिन भटक रहे हैं। मतलब एक रास्ता नहीं पता है, दौड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। तो वहीं से एक लाइन याद आती है, कई बार मैंने अभी अभी रिसेंटली पढ़ी वो लाइन, कि बहुत प्यारी लाइन है। उसमें ये कहा गया कि उन्हें कामयाबी में सुकून दिखा तो वे दौड़ते रहे, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। जिंदगी के बोझ में बसर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। तो बस एक चीज़ यही है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। पूरी एनर्जी के साथ करो, पूरे डेडिकेशन के साथ करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को मत भूलो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये ज़िंदगी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि इसमें सेलेक्ट होने के बाद शायद आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होंगे, लेकिन क्या यही सिर्फ ज़िंदगी है? ऐसा नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूँ आप एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम की तरह करो, मेहनत बहुत अच्छे से करो, मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। जितनी पढ़ाई चाहिए उतनी पढ़ाई पूरी डेडिकेशन के साथ करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। लेकिन बस वही है कि इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आप अपनी लाइफ, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपकी जो फैमिली है, माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे दूर नहीं होना है। लिटरली मैं आपको लिटरली सच एक बात बताता हूँ कि पढ़ाई, ये एग्ज़ाम एक बहुत मेहनत मांगती है, वाकई सच है। लेकिन अपने आप को खोकर, अपनी फैमिली से दूर रहकर आज के समय में इस तैयारी को दिशा देना, हमें नहीं लगता कि एक सही निर्णय होगा। क्योंकि आप ऑनलाइन बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यूपीएससी हिंदी में आप कंटिन्यूसली देखो, मैं आपको डेली टारगेट देता हूँ। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, हर सब्जेक्ट के आपको टॉपिक दिए जाते हैं। राइट है? आप घर पे रिवाइज करो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑनलाइन टेस्ट लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करो। मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप उन टारगेट्स को चैट जीपीटी से याद करो, नोट्स से कॉपी करो, पीडीएफ जो आपके पास नोट्स हो या स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, चैट जीपीटी को दो, वो आपको तुरंत याद करवाएगा। शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में, निमोनिक के फॉर्म में, कोई ट्रिक बना के याद करवाने का प्रयास करेगा। सारे तरीके मैंने आपको बताया, सारे आपके पास है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज के क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज हैं, आप इतना ही कर लो, बहुत है आपके लिए, पता है। आप इतना ही पीवाईक्यू सॉल्व कर लो ज्योग्राफी का, और टेस्ट जो मैं आपको वहां पे टारगेट दे रहा हूं बस वो करो। ये पीवाईक्यू, वो टारगेट, बस दैट्स इट। कुछ मत करो इसके अलावा। ज्योग्राफी ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में मत करो, क्योंकि वो मैं उस हिसाब से दे ही रहा हूं। ठीक है, चलिए जितने भी सवाल हो पाएंगे हम लोग करेंगे, लेकिन इनका रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहूंगा कि जितने भी सवाल यहाँ पे हो पाए कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर 20 सवाल भी होते हैं, 20 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो 100 क्वेश्चंस के बराबर हो जाते हैं। इस वजह से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इनका रिवीजन नहीं बंद करना, बाकी कुछ भी हो जाए, प्लीज़ इनका रिवीजन नहीं बंद होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है, कह रहा है एक साइड कॉलम दिए गए, एक साइड प्लेसेस का नाम दिया गया है और एक साइड नदियों के संगम का नाम दिया गया है, और हमें मिलान करना है। तो एक साइड देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये है। वाकई में इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है सवाल, अपने आप पे घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर आपसे। ज़रूरी नहीं अगली बार मिलान करने के लिए ही है, एक भी दे सकता है या स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है। लिख सकता है देवप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम है, स्टेटमेंट सही है गलत, ऐसे पूछेगा। चलो हम लोग देखते हैं देवप्रयाग किसका है। तो आप सभी को पता होगा देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का है। किसका है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। ठीक है, ऋषिकेश में हम किसका देखते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी का। ऋषिकेश में हम किसका देखते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी का। आपको कर्णप्रयाग पता है?
कर्णप्रयाग में किसका देखते हैं? अलकनंदा और पिंडर का। कर्णप्रयाग में किसका देखते हैं? अलकनंदा और पिंडर। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। टिहरी किसका है? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? प्लीज इसे रिवाइज करो। मैं बैठा हूं ना, यहीं पे रिवाइज करो। हाँ बिल्कुल, यहीं पे याद करना है इसको। मैं शांत हूं, याद करो इसको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। प्लीज यहाँ पे याद करो। आप कहीं भी जाओगे यही चीज मिलेगी, याद करो इसको। यहाँ पे देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, टिहरी भागीरथी और भिलंगना। आंखें बंद करो। देवप्रयाग किसका है? अलकनंदा और भागीरथी। आंखें बंद करो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूं प्लीज आंखें बंद करो। क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, गलत करके आओगे। प्लीज आंखें बंद करो। अलकनंदा, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करा रहे हो आप जाओ छोड़ के, ठीक है। आंखें बंद करो। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, क्लियर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, क्लियर। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, टिहरी भागीरथी भिलंगना, टिहरी भागीरथी भिलंगना, क्लियर। चलें आगे, क्लियर है। ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी, विष्णुप्रयाग भी आता है। तो प्लीज इसे पढ़ के रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है? विश्व के कुछ कृषि देश क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हम विचार कर लेंगे, बाकी पता नहीं क्या होता है। विचार करने में कुछ जाता नहीं है, हम विचार करेंगे। यूएसए, चीन और जापान की तुलना, अब जैसे ये सवाल हम लोगों ने किया, अपने आप में इसमें 4 पॉइंट्स हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, है ना, इसलिए मैं कहता हूं। देखो अगला क्या कह रहा है? यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में जो भारत का कृषि से जुड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो अधिकतम है। बिल्कुल सही, दिस स्टेटमेंट इज राइट, वाकई में ज्यादा है। फिर क्योंकि भारत में देखोगे विश्व के प्रमुख कृषि आधारित क्षेत्रों में से एक है। कृषि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत चीन और जापान से भी आगे है, पता है आपको? चीन और जापान से भी आगे है। अब कह रहा है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। कहने का मतलब है कि उष्ण मानसूनी जलवायु के कारण आप देखोगे हर साल किसी न किसी तरीके की फसल का उत्पादन होता रहता है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या पाई जाती है? कृषि आधारित विविधता पाई जाती, क्लियर है। आप विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन देखोगे यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे, दोनों स्टेटमेंट सही है। कह रहा है रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? किस परियोजना के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? किस परियोजना की बात कर रहा है? रामगंगा परियोजना की। और कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ रामगंगा परियोजना में आपको क्या याद रखना है कि जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता उसकी 198 मेगावाट है। दिस इज द करेक्ट, क्लियर। अगर हम उसकी लोकेशन की बात करते हैं, उत्तराखंड गढ़वाल है, बिल्कुल सही है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, कम से कम रामगंगा परियोजना के बारे में आप यूके ध्यान कर लो। यूके में अगर आपसे पूछे तो आप गढ़वाल ध्यान करो, अदरवाइज आप एटलीस्ट यूके ध्यान कर लो, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सिंचित क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो इस परियोजना से 6 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। लेकिन बांध की जो वास्तविक ऊंचाई है या लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 825 मीटर नहीं है, बल्कि इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी है 630 मीटर, क्लियर। चलें आगे। तो रामगंगा परियोजना याद रहेगी आपको, कहां पे है रामगंगा परियोजना? उत्तराखंड गढ़वाल, ठीक है। कितने मेगावाट बिजली उत्पादन है? 198। कितनी है? 198। कितनी है? 198, 198। छोटे बच्चों की तरह पढ़ो, याद होता है कई बार। देश एक साइड उनके पर्वत दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने की तो जरूरत ही नहीं है, इतनी बार पूछा गया है ये सवाल, अपने आप में कुछ कहना ही नहीं है इस सवाल के बारे में। क्या ही कहेंगे इस सवाल के बारे में? स्पेन, फ्रांस, किससे किससे मिलाओगे? पिरेनीज, स्विट्जरलैंड एल्प्स, बुल्गारिया बाल्कन, इटली एपेनाइन,
चलें आगे। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप स्पेन और फ्रांस की बात करते हो वहां पे आप पिरेनीज पर्वत देखते हो, ये स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में हमें एल्प्स पर्वत देखने को मिलता है, तो स्विट्जरलैंड एवं कई सारे आप देखोगे मध्य यूरोपीय देशों से मिलते हैं जो, वहां पे देखने को मिलेगा। बुल्गारिया बाल्कन में है, सॉरी बुल्गारिया में बाल्कन है, ठीक है, और एपेनाइन इटली में। प्लीज इसे याद करना है, जी हाँ, इसे मेमोराइज करना है। बच्चा जी आंखें बंद करके जो बैठे हो कि मास्टर साहब टिक लगा रहे हैं, याद करो। मैं आपसे पूछने वाला हूं सवाल, कर्णप्रयाग बताओ, कर्णप्रयाग कौन सी दो नदियों का संगम है, कौन सी दो नदियों से मिलकर बना है? कर्णप्रयाग बताइए जरा। देवप्रयाग बताओ, अलकनंदा मंदाकिनी था कि अलकनंदा भागीरथी था? देवप्रयाग। कर्ण रुद्रप्रयाग बताइए, रुद्रप्रयाग के बारे में बताइए जरा। ये देखो सारे लिखे हैं, याद कर लो वरना सवाल गलत करके आओगे। बुल्गारिया में कौन सा पर्वत है? सॉरी ऐसे नहीं पूछेंगे, अब आपसे मैं पूछने वाला हूँ। चलो बाल्कन बताओ कहाँ पे है, बाल्कन बताइए कहाँ पे है बाल्कन। देखो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बताओ, देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपसे यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। और बच्चा यू विल क्लियर, आप क्लियर करोगे, लेकिन उसके लिए जिस मेहनत की जरूरत है वो तो करो, लेकिन अपने ऊपर किसी भी भार को हावी मत होने दो, मस्ती के साथ पढ़ाई करो, इसीलिए मैं कहता हूँ। चलो बताओ पिरेनीज कहाँ पे है, पिरेनीज कहाँ पे है, पिरेनीज, पिरेनीज कहाँ पे है, पिरेनीज कहाँ पे है? स्पेन और फ्रांस में। एल्प्स कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। बाल्कन कहाँ पे है? बुल्गारिया में। एपेनाइन कहाँ पे है? इटली में। चलें आगे। चलो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। बहुत तेज चलती हैं, पता है आपको, बहुत तेज चलती हैं जेट स्ट्रीम धाराएं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये खोजी गई थी। और जेट धारा प्रवाहों की गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। देखो दोनों सही है, पहली बात तो तथ्य के रूप में फैक्ट के फॉर्म में देखा जाए तो दोनों सही है। देखो जेट धाराएं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है दक्कन ट्रैप की विशेषता में से कौन सा सही नहीं है। तो दक्कन ट्रैप की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा है आपसे, दक्कन ट्रैप की कौन सी सही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, आप देखोगे कि अगर मध्य ट्रैप की बात करें तो मध्य ट्रैप इसकी मोटाई 1200 मीटर के करीब है। दिस इज राइट, क्लियर है, करेक्ट है। आप देखोगे ट्रैपों के मध्य जीवाश्म, सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष भी मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें सही देखने को मिलेगा। विश्व ट्रैप की मोटाई 150 मीटर है, जो सही नहीं है। विश्व ट्रैप की मोटाई काफी ज्यादा है, आप देखोगे इसकी मोटाई 150 मीटर सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। फिर आप देखो ऊपरी ट्रैप की मोटाई 450 मीटर है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको सही देखने को मिलता है, ठीक है, दक्कन ट्रैप में अगर आप देखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अनाज उपन। अनाज उपन क्या है पता है? अनाज उपन आप देखा जाए किसी भी एरिया में, मान लो कोई एरिया है, किसी भी एरिया में, अनाज उपन का मतलब मैं बता रहा हूं, किसी भी एरिया में प्रति इकाई क्षेत्र में, पर यूनिट एरिया की बात की जाए अगर, जिसको मैं ऐसे लिखते हैं पर यूनिट एरिया बोल लो या प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न अनाज फसलों की मात्रा, यानी इतने एरिया में कितना अनाज पैदा हुआ, अनाज की मात्रा कितनी है उससे संबंधित है अनाज उपन। और किसी देश में अनाज का कुल उत्पादन, और किसी कंट्री की अगर बात की जाए तो अनाज उपन का मतलब क्या होता है, अनाज उपन का मतलब होता है किसी कंट्री में कुल उत्पादन कितना हुआ अनाज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित फसलों की मात्रा, सही है। किसी देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, ये भी सही है, इसलिए दोनों सही। चलें आगे, उत्पादकता से भी इसका संबंध होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी किस पर जोर देता है? आईपीसीसी किस पर जोर देता है?
तो मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें बात की जाए, इसमें पूछा है सही उत्तर चुनना है अपने को, सही उत्तर चुनना है। क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जब हम आईपीसीसी क्या कहती है, केवल सीमित और धीरे धीरे कटौती पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगर मैं आईपीसीसी के हिसाब से बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के बारे में वो कहती है कि कॉमन सेंस, मतलब उसमें ये कहा गया है कि जब भी हम कटौती की बात करते हैं तो वो पर्याप्त नहीं है, सीमित कटौती पर्याप्त नहीं है। वो उसका कहना है कि गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, क्योंकि ये सही होगा, क्योंकि दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है इस वजह से। ठीक है, तो दो, इसमें 2 नंबर केवल सही है, डी ऑप्शन इस करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ये तो हिस्ट्री का सवाल लग रहा है, एक साइड निबंधकार दिए गए हैं, एक साइड ग्रंथ दिए गए हैं, ये तो हिस्ट्री का सवाल लग रहा है। हिस्ट्री का सवाल आ गया, गंदी बात है, गंदी बात, गंदी 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 बात, ये तो गंदी बात हो गई है, गलत बात है भाई, गलत बात है, गलत बात है। चलो कर लेते हैं, देवना भट्ट, हेमादि, मध्वाचार्य और बल्लाल सेन। तो देवना भट्ट किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है, ये है मतलब देवना भट्ट की कौन सी ग्रंथ है, तो स्मृति चंद्रिका है। हेमाद की है चतुर्वर्ग चिंतामणि, और माधवाचार्य की है पराशर माधव, और बल्लाल सेन की है दान सागर। प्लीज रिवाइज, इसे रिवाइज करना है आपको, इसे कुल मिला के आप याद करोगे, चाहे जैसे याद करो। ठीक है, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, हाँ सही है, विशुद्ध पौधा भारत का ही है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। देखो, जूट खरीफ की फसल है, इसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई अक्टूबर के मध्य काटा जाता है, ये भी सही है, लेकिन सीधे तौर पे ये अर्थ नहीं कि सिर्फ जूट भारत में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इस वजह से ये सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, विशुद्ध पौधा का मतलब ये हो गया ना कि केवल और केवल भारत में मिलता है, ऐसा सही नहीं है, हर बहुत जगह पाया जाता है, इस वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एक साइड दर्रे दिए गए हैं, एक साइड समुद्र तल से ऊंचाई बताई गई है आपकी। देखो, एक साइड आपको अगर दर्रे दिए गए, एक साइड समुद्र तल से ऊंचाई बता दी गई, तो अब आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। अच्छा, सही नहीं पूछा है, मिलान करो, कह रहा है मिलान करो। देवसा, रोहतांग, बरालाचला, बनिहाल। तो देवसा की हाइट पता कितनी है, 5360, सो दैट दिस इज द करेक्ट। रोहतांग की है 3978, रोहतांग की है 3978। क्लियर। बड़ा लाचा की है 4850, और बनिहाल की है 2832। तो बेटा ये सारे याद होने वाले हैं नहीं, और ये यूपी पीसीएस की कहते हैं ट्रेंड रहा है इस तरीके के सवाल पूछने का। उसका एक भौकाल रहता है, यूपी वाले भौकाल बहुत मचाते हैं, तो उनका एक भौकाल है कि वो सीधे नंबर दे के पूछते हैं। बताओ, अरे तुम ये पूछ लेते कि रोहतांग दर्रा बड़ा लाचला दर्रा से ज्यादा ऊंचा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। अरे तुम ये देके पूछ लेते कि देवसा दर्रा बनिहाल दर्रा से ऊंचा है, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी ज्यादा है। अरे स्टेटमेंट के फॉर्म में दो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन तो इंप्रूवमेंट में लाओ। इतना खतरनाक सवाल की नंबर दे के पूछ रहे हो तुम सीधे, बच्चा इसी कंफ्यूज हो जाए नंबर देख के, और डरे पढ़ेगा नहीं दोबारा। बच्चा कहेगा अरे हटो, इतना कौन रटेगा। अब ऊपरी गंगा के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो विचार करना है, कर लेते हैं। कह रहा है ये क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ऊपरी गंगा का मैदान जो कृषि जलवायु क्षेत्र है मुख्य रूप से केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। और इसकी देखोगे गंगा बेसिन की उपजाऊ मिट्टी की वजह से खेती बहुत अच्छी होती। कैसा बेसिन है यहाँ पे, गंगा बेसिन है। अब गंगा बेसिन की वजह से यहाँ की मिट्टी आप कैसी देखोगे, उपजाऊ देखोगे काफी, और मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से खेती बहुत अच्छी होती है। तो इस क्षेत्र में सिंचाई की गहनता 130% से अधिक तथा कृषि की गहनता 140% है। ठीक है, क्योंकि बार बार फसल एवं सिंचाई होने के कारण ये आंकड़े सही भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। हाँ दोनों सही हैं। फिर एक साइड आपको दिए गए हैं राजधानी और देश, कौन से देश की कौन सी राजधानी है। बेटा पीसीएस का फेवरेट सवाल है, मतलब यूपी पीसीएस के पसंदीदा सवालों में से आते हैं। पता है आपको, पसंदीदा सवाल है ये, पूछता ही पूछता है, बहुत बार पूछा है इसने।
आप देखोगे अभी पीछे चलेंगे ना, तो आप देखोगे बहुत बार रिपीट हुए हैं ऐसे सवाल। हाँ, राजधानी देगा और एक साइड देश दे देगा, कई बार रिपीट हुए। पढ़ो पढ़ो, चलो करते हैं इसको। एक साइड नापीडा, खातूम और डबलिन, ओटावा। तो चलो करते हैं, याद भी करने का प्रयास करेंगे। नापीडा म्यांमार की है, सो दैट करेक्ट, क्योंकि गलत है कौन सा वो बताना है अपने को। दिस इज द राइट। खातूम इथोपिया, ये खातूम इथोपिया की राजधानी नहीं। खातूम जो है वो है सूडान की, ठीक है। और इथोपिया की राजधानी अगर बात की जाए, इथोपिया की राजधानी पता कौन सी है? इथोपिया की है अदीस, ठीक है। अदीस अबाबा बोलते हैं उसको। डबलिन ये आयरलैंड की है, सो दैट दिस इज राइट। तो यही वाला बी ऑप्शन अपना सही होगा, लेकिन अब मैं आपको सही सारे बता रहा हूं तो प्लीज याद करना इनको। ओटावा कनाडा की है, ठीक है। चलो, कह रहा है एक साइड प्रसिद्ध स्थानीय तूफान दिए गए हैं और एक साइड उनका स्थान और क्षेत्र दिया गया है। तो सब कुछ छोड़ो, तुम बताओ लू कहाँ चलती है? लू कहाँ चलती है? बड़ा लू आप बहुत बार सुनो, यूपी जैसे एरिया में, पंजाब और बिहार साइड में, ठीक है। ओके, लू चलती है इधर साइड। तो काल वैसाखी, काल वैसाखी आप देखोगे पश्चिम बंगाल साइड। आम्र वर्षा देखोगे कर्नाटक साइड। और फूलों की बौछार आप देखोगे केरल में। चलें आगे, चलें 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 आगे चलें, चलो चलो बहुत तेजी से चलो, घूमते फिरते नाचते गाते हंसते खेलते हुए। देखो दो कथन दिए हैं एक साइड। तो लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। लाल मृदा भारत के सबसे बड़े मृदा समूहों में गिनी जाती है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। लाल मिट्टी काली मिट्टी को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरती है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। इसमें क्या माना है आंसर देखना पड़ेगा, एक सेकंड। सी माना है, क्योंकि इन्हें कहना है व्याख्या सही नहीं है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, क्योंकि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व उत्तर दिशाओं से घेरे। नहीं, सी ऑप्शन वाकई में करेक्ट है। व्याख्या सही नहीं, क्यों? अरे लाल मृदा भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है क्योंकि ये घेरे हुए इस वजह से। ऐसा थोड़ी ना है तुम किसी को घेर लो इस वजह से तुम सबसे बड़े हो गए, ऐसा थोड़ी नहीं। चलो, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, जो गर्मियों के मौसम में बो जाती है और सर्दी में काटी जाती है। सही बात है, सही बात है, सही पूछा है। और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। कॉटन भारत में खरीफ के मौसम में बोई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री अपने को चाहिए होता है, मध्यम वर्षा की जरूरत रहती है इस वजह से, ठीक है। चलो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं पूछा है बेटा, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप देखोगे एक होती है अमन, ठीक है, एक आषाढ़ी और बोरो। ये 3 फसलें साल में ली जाती हैं, सो दैट दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है। ऐसा नहीं, बिहार का योगदान आप देखोगे 7-8% के आसपास है, 7 से 8%। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल सही, सर्वाधिक है, सही है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समय रेखा है, समयाओं रेखा, हाँ 100 सेंटीमीटर, समयाओं बोल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले, मतलब वर्षा रेखा चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करेगी। मतलब 100 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो रही है तो वो एक प्रकार से चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा मानी जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक साइड आपको नहरें दी गई हैं और एक साइड नदियां दी गई। सवाल देख रहे हो कैसे पूछ रहे हैं लोग? सवाल देखो आप पहले, आदमी कंफ्यूज हो जाए बेचारा। ऊपरी दोआब नहर, ऊपरी दोआब नहर रानी, रावी मतलब रावी,
और सरहिंद नहर को देखोगे तो सतलुज, और गुड़गांव नहर की बात करेंगे तो यमुना, और इंदिरा गांधी नहर सतलुज, रावी ब्यास। ये क्या लिखे हो, रावी, रावी, ठीक है। चलें आगे। देखो मेन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। मैं देखो क्लास में भी याद कराने लगूंगा तो आप लोग कहोगे कि समय बहुत लगता है सर, प्लीज रिवाइज करना इसे। इसीलिए मैं थोड़ा सा धीमे धीमे चलता हूँ, बहुत तेजी से मैं भगा नहीं रहा हूँ अभी, इसलिए आराम से करते हुए चलो, जितने सवाल हो पाए उतना बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक साइड कोयले के भंडार दिए गए हैं, एक साइड राज्य दिए गए हैं। चलो करो, चलो करिए करिए करिए। एक साइड कोयले के भंडार दिए गए हैं, एक साइड आपको राज्य दिए गए हैं। हुतर, इब नदी, तातापानी, रामकोला, उमरिया। तो हुतर कहाँ पे है पता है? हुतर, 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 हुतर झारखंड, हुतर झारखंड में। इब नदी कहाँ पे है? उड़ीसा। तातापानी, रामकोला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। और उमरिया देखोगे मध्य प्रदेश में। तो अब चलो इसे याद करो। देखो भारत में अगर कोयले की भंडार की अगर बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटी में जो स्थित है यही गोंडवाना क्रम चट्टान, ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, ध्यान रखना। बाकी मिनरल डेटा से इसे अपडेट कर लेना। उत्पादक की बात कर रहे हैं, उत्पादक राज्य, ठीक है। उड़ीसा दूसरा है, क्लियर। झारखंड कोयले के सबसे बड़े भंडार के लिए जाना जाता है, ये भंडार के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वेस्ट बंगाल में कौन प्रसिद्ध है कोयले के लिए? रानीगंज, ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे याद करवा देता हूँ, कई 4 प्रकार के होते हैं ना, पढ़े होगे आप लोगों ने, एंथ्रेसाइट है ना, फिर एक पढ़ा होगा बिटुमिनस, ठीक है, फिर एक पढ़ा होगा लिग्नाइट, क्लियर, फिर एक पढ़ा होगा पीट। इनके परसेंटेज पता है आपको कितनी शुद्धता होती है? बस सब सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रेसाइट। 80 to 95% तक इसमें आप देखोगे इसकी कार्बन पाई जाती है इसमें। और ये आप कहाँ देखोगे? जम्मू कश्मीर साइड में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता अपने यहाँ ये, ठीक है। बिटुमिनस की बात करें तो इसमें 60 to 80% होता है, ये बहुत मिलता है अपने यहाँ, ठीक है। इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में हम लोग करते हैं, किसमें करते हैं? थर्मल पावर प्लांट। लिग्नाइट ये भूरे रंग का होता है, इसमें 40 to 55% कार्बन देखने को मिलेगा। और पीट 40% से कम कार्बन होता है इसमें, पीट 40% से भी कम कार्बन होता है, 40% से भी कम कार्बन होता है, क्लियर। चलें आगे, प्लीज इसे रिवाइज करना, मैंने आपको सारी चीज दे दी है। यहाँ पे रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, इसे रिवाइज करना। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बच्चा बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। व्याख्या भी सही है, ठीक है, क्योंकि व्याख्या भी सही है। चलें आगे। अब इसी में आप जैसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट होते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला सीन, कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गई, डाइवर्जेंट, दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही हैं, दो प्लेट डाइवर्ज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन जो होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन जैसे हो गया। तो ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है अपनी। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं पूछा है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है?
राजा जी यूके में है। पिन वैली कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर कहां पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटका में है। और सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में है। सही है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पिन वैली आप देखोगे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है, हिम तेंदुए का घर माना जाता है। किसका घर माना जाता है? हिम तेंदुए का। हिम तेंदुए का घर माना जाता है। और राजा जी उत्तराखंड में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलें आगे। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में? कमेंट करो जरा। सबसे अच्छा जिम कॉर्बेट कहां पे, कोई बताएगा? जिम कॉर्बेट कमेंट करो। काजीरंगा कमेंट करो। काजीरंगा कमेंट करके बताओ। जिम कॉर्बेट कमेंट करो। काजीरंगा कमेंट करो। गिर वर्क कमेंट करो। और एक और लास्ट, कान्हा कमेंट करो। जिम कॉर्बेट कमेंट करेंगे। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर, कान्हा। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर और कान्हा, ये कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। चलें आगे हम लोग। चलो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं पूछा है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो अलुपरम, अलुपुरम, अलवाए, केरल सही है। ये एल्युमिनियम संयंत्र है, पहली बात तो ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना। एल्यूमिनियम संयंत्र है। कौन सा संयंत्र है? एल्यूमिनियम संयंत्र है, ठीक है। किसके द्वारा संचालित है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, हिंडाल्को द्वारा संचालित है, ठीक है। बेलगावी कर्नाटक में है, ये भी एक संयंत्र है और ये भी हिंडाल्को का ही है, ठीक है। ये हीराकुड जो है ये उड़ीसा में है, दिस इज द राइट, लेकिन ये नालको का है, नालको द्वारा संचालित है। मुरी झारखंड, ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा। मुरी कहां पे है? झारखंड, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। चलें आगे। एल्युमिनियम संयंत्रों की तो बात ही कर रहा है, ठीक है। याद करोगे? याद 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 याद। अच्छा, भारत में एल्युमिनियम उत्पादन में प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी? एक हिंडाल्को है, एक नाल्को है, एक और कौन सी है पता है आपको? एक और है, वो है बाल्को, एक है वेदांता, वेदांता, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोरबा प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्रों में से माना जाता है, कोरबा, ये कहां पे पता? ये है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में है। लेकिन बताओ ये किसका संयंत्र है पता? ये बाल्को का है, ठीक है। एक है कोरापुट, ये कहां पे पता? ये उड़ीसा में है। और ये किसका है पता? ये है नालको का। ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस बहुत ज्यादा टफ पूछे गए नहीं वो आपसे। एक है रेणुकूट, ये कहां पे? कोई कमेंट करेगा? रेणुकूट जल्दी बताओ कहां पे? रेणुकूट, रेणुकूट बताओ कहां पे? ये यूपी में है। और ये है किसका पता? ये हिंडाल्को का है, ये हिंडाल्को का है, ठीक है। याद हो रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन बस वही है कि मेहनत मेहनत की तरह करनी चाहिए। लोड लेके करोगे तो ना मेहनत कर पाओगे ना कुछ। चलो, कह रहा है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ? प्रयालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। अरे मतलब सवाल ये है इसमें, अगर आप समझो प्रवाल विरंजन क्या होता है पता? प्रवाल विरंजन का मतलब होता है कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग में आप देखोगे
मुख्य रूप से समुद्री जल ताप के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब आपको कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो जो ये वृद्धि हो रही है ये इसी वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि समुद्री जल तापमान बढ़ेगा, कोरल यानी ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और ये शैवाल प्रवालों को भोजन और रंग देना शुरू करते हैं। ठीक है, समुद्री तापमान में वृद्धि सबसे बड़ा प्रवाल विनिर्माण के कारण देखने को मिलेगी आपको। फिर यहीं से आपको ओशियन, आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो यहीं से आप इसी का एक रीजन देखोगे, ओशियन एसिडिफिकेशन, इसी में आप आगे पढ़ोगे ओशियन एसिडिफिकेशन। खैर इतना जाने की जरूरत नहीं है अपने पास। भारत में कौन कौन सी प्रवाल भित्तियां पता है? एक मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, एक लक्षद्वीप में है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे चलो, अपन लोग आगे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। पता जनगणना से सवाल तो आता ही आता है, तो अवरोही क्रम में लगा दो, आज लगा दो, अवरोही क्रम में लगा दो। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद बिहार की जनसंख्या है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, फिर आता है आंध्र प्रदेश। यानी आप अगर ऐसे लगाओ तो 3 1 4 2। ठीक है, पहले यूपी है, फिर ऐसे देखा है यूपी, फिर महाराष्ट्र, है ना, फिर बिहार। ठीक है, अगर जनसंख्या के अनुसार अगर मैं बात करूं, 3 शुरू की मैंने बताया, और घनत्व की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश। खैर वो आप पढ़ लेना, अभी मुझे भी एग्जैक्ट पूरे याद नहीं होते, जब रटे रहते हैं एग्जाम के टाइम पे, जब रटोगे तो याद रहता है। फिर क्वाड समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है? क्वाड का हिस्सा कौन नहीं है? क्वाड का फुल फॉर्म बताइए कोई। क्वाड, क्वाडी, क्वाड्री लैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक, अब इसमें पूछा गया है आपसे कौन हिस्सा नहीं है, तो क्वाड का हिस्सा इंडिया है, पहली बात तो ध्यान रखना, क्वाड में इंडिया है। इंडिया के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। असल में चाइना को काउंटर करने आया था, लेकिन यूएस क्या कहता है, जब तुम दोनों के आपस में ही कंसेंसस नहीं है तो तुम मुझे क्या काउंटर करोगे। तो मतलब इनके आपस में ही कंसेंसस नहीं बनते हैं, इस वजह से यूएस खुश रहता है, कह रहा तुम दोनों के आपस में कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रहे तो तुम मुझे क्या काउंटर करोगे। क्वाड इज बिल्ड फ्रॉम टू काउंटर द चाइना, वगैरह वगैरह स्टेटमेंट सब आते रहते हैं। छोड़ो, अपने को से मतलब ही नहीं है, जो पूछा बस उतना करो। क्वाड समूह का हिस्सा कौन नहीं है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। क्या कतर है उसका हिस्सा? तो कतर नहीं है उसका हिस्सा। ठीक है, चले। क्वाड की शुरुआत कब हुई थी, कोई बताएगा? क्वाड की शुरुआत हुई थी 2007 में, 2007 में हुई थी, लेकिन 2017 में इसे पुनः चलाया गया, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? जुलू जनजातियां निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों में पाई जाती हैं? जुलू जनजातियां कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति, तो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला कह रहा है एक साइड ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट और उनकी अवस्थिति। ब्लू फ्लैग जो यहाँ पे लिखा है बेटा, इसको ब्लू टैग कर दो। अच्छा इसमें चलो, हाँ अच्छा न्यूजीलैंड की इसमें से बताओ, कोई न्यूजीलैंड की बताओ, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की माओरी। ठीक है, इनका एक डांस है, इनका एक डांस है, वो है हाका, सका लका बुम बुम हाका। और ऑस्ट्रेलिया की है अबोरजिनी, अबोरजिनी। ठीक है, और आप मोरक्को साइड की देखोगे, मोरक्को की है बर्बर। ठीक है, चलो कुछ सवाल करते हैं। मसाई बताइए कहाँ की है? मसाई जनजाति बताओ, मसाई, मसाई जनजाति बताएंगे कहाँ की है? मसाई,
केन्या और याद कर लेना, इन्हें सवाल आया है इस वजह से मैं करा रहा हूं। पिग्मी बताइए, पिग्मी बताइए। कॉन्गो बेसिन, पिग्मी कहाँ की है? कॉन्गो बेसिन, मध्य अफ्रीका साइड की अगर बात करें, ये पूर्वी अफ्रीका की बात करते हैं, ये पूर्वी अफ्रीका की बात की जा रही, ये मध्य अफ्रीका की बात की जा रही। देखो यहां से क्वेश्चंस रिपीट होता है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए बेदुइन कहाँ की है? बेदुइन, उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं। तो भारत की जनजातियों में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बेदुइन भारत की नहीं है, ध्यान रखना, गलत मत करके आ जाना, उत्तरी अफ्रीका मान सकते हो आप, ठीक है। तो कोई कहे तो ऐसे लगा के आ सकते हो, ठीक है, थोड़ा भौकाल जमाने के लिए। गोंड बताओ कहाँ की है? गोंड बताइए, गोंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आप देखोगे। भील बताओ, भील, बच्चे बच्चे को भील पता होगी, राजस्थान में, गुजरात में भी देखने को मिलेगी, आप महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी और एमपी में भी देखने को मिलेगी। एक लास्ट सवाल मैं पूछने वाला हूँ, संथाल बताइए कहाँ की? संथाल बताइए कहाँ की? वेरी गुड, संथाल बिहार की है। संथाल कहाँ की है? बिहार की है। पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगी और उड़ीसा में भी, ठीक है। चलें, अब मैं आपको ये याद कराऊं तो 10 मिनट लग जाएगा याद कराने में, तो याद कर लोगे अपने आप में, 10 मिनट लग जाएगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट 3 मिनट दे देते हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे मसाई की बात की जाए तो केन्या और तंजानिया, ठीक है, मसाई, केन्या और तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका साइड में। मसाई, केन्या और तंजानिया, मसाई, केन्या और तंजानिया, मसाई, केन्या और तंजानिया। मसाई जो जनजाति है, और केन्या और तंजानिया पूर्वी अफ्रीका साइड पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की है। पिग्मी कॉन्गो बेसिन मध्य अफ्रीका की है। बेदुइन उत्तरी अफ्रीका की है। पिग्मी भी अफ्रीका की है लेकिन मध्य अफ्रीका की है। बेदुइन भी अफ्रीका की है लेकिन उत्तरी अफ्रीका की है। गोंड अपने इंडिया की है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भील राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी। और संथाल बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड में, ठीक है। चलो, इधर ये जो आपको दिए गए हैं ना, ब्लू फ्लैग, ये जो लिखा है ना ब्लू फ्लैग, ये ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो ब्लू फ्लैग के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ब्लू फ्लैग देखोगे तो दीव, ये दीव का सबसे प्रसिद्ध समुद्री तटों में से एक है, ठीक है। ब्लू फ्लैग घोघला दीव का है, ठीक है, घोघला। और कासरकोड की अगर बात करें तो ये कर्नाटक का है। कप्पड़ की अगर बात करें तो ये केरल का है। और रूसीकोंडा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? बाल्टिक गणराज्यों में से कौन सा शामिल नहीं है? बाल्टिक गणराज्यों में कौन सा शामिल नहीं है? बाल्टिक गणराज्यों में डेनमार्क और फिनलैंड नहीं है, डेनमार्क और फिनलैंड नहीं है, ठीक है, गणराज्यों में नहीं आते। अब बाल्टिक में देखोगे, उत्तरी यूरोप बाल्टिक सागर के पूर्वी साइड में है, तो इसमें आप देखोगे इस्टोनिया आता है, ठीक है, ये नहीं आते दो। लताविया आता है, एक और आता है वो है लिथुआनिया। ठीक है, करेक्ट। चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है? भारत में कोयला खदानों को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाओ। तो पहले रानीगंज जाएगा, पूर्व से बताना है ना, तो ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बोकारो की बात की जाए तो ये झारखंड में है। विश्रामपुर ये छत्तीसगढ़ में है। और आदिलाबाद ये तेलंगाना में है, ठीक है। अब ये इस अकॉर्डिंग जरा इसको लगाओ पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सही है, यही सही है, 1 2 3 4 जिस ऑर्डर में है ना उसी ऑर्डर में सही है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में सही है, डोंट वरी, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताओ। धारू उत्तर प्रदेश, बुक्सा केरल, मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश। बताओ कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो बुक्सा कहाँ पाई जाती है पता है, बुक्सा 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 केरल में नहीं पाई जाती, यूके में पाई जाती, बस करेक्ट। ठीक है, थारू जनजाति आप यूपी में देखोगे, धारू नहीं होती थारू होती, ठीक है, थारू जनजाति आप यूपी में देखोगे, मुंडा जनजाति झारखंड बिहार उड़ीसा साइड में देखोगे, और गद्दी जनजाति आप हिमाचल प्रदेश के आप देखोगे, हिमाचल प्रदेश, वाह, हिमाचल प्रदेश साइड। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल की तरफ चले, नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है। सूरीनाम देश राजधानी सूरीनाम की, जॉर्जटाउन, पैराग्वे के एसोसियन, पेरू, लीमा, फिजी, सुआ। तो कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताइए। देखो एक चीज ध्यान रखना है इसमें से, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी सवाल आपको दिए जा रहे हैं, मेरा एक सेकंड, बैटरी जाने वाली है, बैटरी बैटरी गई गई गई, एक सेकंड बना, एक सेकंड एक सेकंड। चलो ये सवाल करके मैं एक काम करता हूँ, बैक करता हूँ। पता है लैग हो रहा है, लैग क्या, बैटरी जाने वाली है, लाइट नहीं आ रही, शाम से लाइट नहीं आ रही। तो अब जितनी क्लास में रिकॉर्ड, मैंने सोचा मैं करता हूँ, जितनी हो पाएगी उतनी करते हैं, लेकिन अब पता 2-3% मेरे लैपटॉप की बैटरी बची, कभी भी जा सकती हूँ। जल्दी से सवाल करके बंद करते हैं। कौन सा युग्म देश राजधानी सही नहीं है। सूरीनाम की कौन सी पता है, सूरीनाम 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 की जॉर्ज टाउन, ये गलत है, सूरीनाम की जॉर्ज टाउन नहीं, पैरामारिबो है। ठीक है, और अगर जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी, ये कहाँ की है, ये है गुयाना की। ठीक है, और पैराग्वे असुनसियन ये सही है, पैराग्वे असुनसियन सही है। ऐसे ही एक आती है, एक पूछी जाती है उरुग्वे, इसकी है मॉन्टेवीडियो, मॉन्टेवीडियो याद करो जल्दी, मॉन्टेवीडियो। मैं आगे बढ़ता हूँ, पेरूलीमा, पेरूलीमा ये सही है अपना, और फिजी सुआ ये भी सही है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए अभी मैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं सेव होगी, इस वजह से सॉरी फॉर दैट, मुझे एक क्लास अभी यहाँ से कट करनी पड़ेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे, कल ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। इसके कम से कम 400-500 सवाल करेंगे हम लोग, क्लास में करेंगे, क्योंकि 10 दिन लगातार करने हैं ना, तो 500 से कम सवाल नहीं होंगे ज्योग्राफी के, डोंट वरी, मस्त रहिए। 500 से ज़्यादा सवाल करेंगे क्लास में, उसके बाद तो पीडीएफ आपके पास 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन की। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट में लिख के जाना, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025।